गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक नई यूनिट या फिर ये कहें कि अपना एक नया टॉपिक दैट इज सरफेस केमिस्ट्री। तो सबसे फर्स्ट हम ये जान लेते हैं कि इस पूरे चैप्टर में हम लोगों को रीड क्या करना होगा, आखिर हमें किस चीज़ की स्टडी करनी होगी। तो इसके नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि हमें जो इसमें रीड करना है वो हमें किसके फिनोमिने को रीड करना है, सरफेस के फिनोमिने को। इन शॉर्ट में ये कहूँ कि आखिर हमें रीड क्या करना होगा कि सरफेस पर, किसी भी सरफेस पर क्या रिएक्शन हो रही है या फिर क्या उसके एफर्ट्स या फिर क्या फोर्स वहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं जिस वजह से वहाँ रिएक्शन पॉसिबल होती है। तो फिर मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो पूरी केमिस्ट्री है ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ सरफेस फिनोमिना है, या फिर मैं ये कहूँ कि ये क्या है, बाउंड्री फिनोमिना है। अब बाउंड्री किस चीज़ की, बाउंड्री आपने देखा ही होगा, आपके पास क्या है, एक सिंपल एक जार है जिसके अंदर आपने लिक्विड लिया हुआ है या फिर ये कहें कि पानी लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सभी को पता है ये क्या है, एक बाउंड्री है। बाउंड्री किस चीज की, जो हमारी इस लिक्विड को ये बाहर के एनवायरनमेंट से अलग कर रही है। ये क्या है, एक बाउंड्री है जो दो फेज को अलग कर रही है। तो हमें क्या है, या तो सरफेस, हमें जो रीड करना है वो क्या है, सरफेस फिनोमिना, या फिर ये कह सकते हैं बाउंड्री फिनोमिने को हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। मतलब जो बाउंड्री को होने वाले हैं कि मतलब यहाँ पर रिएक्शन होगी तो फिर कैसे पॉसिबल है, वो हम रीड करेंगे किसके थ्रू, दैट इज सरफेस केमिस्ट्री, यानी कि सरफेस केमिस्ट्री के थ्रू। तो फिर यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं ताकि हम समझ सकते हैं कि सरफेस पर हमारे सिर्फ और सिर्फ दो टाइप की ही रिएक्शन पॉसिबल होती है। एक होती है एब्जॉर्प्शन और एक होती है एडजॉर्प्शन। यहाँ पर सिर्फ बी और डी का ही फर्क है, एक है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन और एक होती है एडजॉर्प्शन, ठीक है। एक एब्जॉर्प्शन और एक होती है एडजॉर्प्शन। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। आपके पास क्या है, एक छोटा जार है जिसमें क्या है, लिक्विड जो है वो है इंक। यहाँ पर आपने जो लिक्विड दिया है वो क्या है, इंक है, ब्लू कलर की इंक है। और इसमें क्या कर रहे हो, इसमें चॉक को डिप कर रहे हो, चॉक को डिप कर रहे हो। तो आपने अगर उसको सिर्फ डिप करके निकाला, सिर्फ डिप करके निकाला, तो आप देखोगे कि सिर्फ और सिर्फ उसका ये जो सरफेस है, जो ये बाउंड्री है, वही क्या करती है, इंक से गीली हो जाती है, यानी कि वही आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लू कलर दिखाई देगा। लेकिन अगर आपने उसको डिप करके 2-3 घंटे के लिए वहाँ छोड़ दिया और तब आपने उसको निकाला, तो आप देखोगे क्या करना होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ उस चॉक को तोड़ना होगा और आप देखेंगे कि वो चॉक अंदर से भी उस टाइम ब्लू हो गई होगी। तो यहाँ पर आपने वहाँ दो रिएक्शन पॉसिबल, मतलब आपने वहाँ दो रिएक्शन देखी। एक तो इंस्टेंट जब आपने वहाँ से चॉक को निकाल लिया तो सिर्फ और सिर्फ सरफेस उसका ब्लू कलर का हुआ। वो कैसे पता लगेगा, आप फिर से चॉक को तोड़ेंगे तो देखेंगे कि अंदर की तरफ से वो अभी भी चॉक कैसी है, व्हाइट है, लेकिन जो उसका बाहर का सरफेस है वो कैसा हो गया, वो ब्लू कलर का हो गया। लेकिन अगर आपने उसको 2-3 घंटे के लिए वहाँ पर छोड़ दिया तो आप उसको चॉक को तोड़ने के बाद आप देखेंगे कि इस बार जो चॉक है वो अंदर से भी पूरी तरीके से ब्लू हो चुकी है। तो यहाँ पर दो टर्म है। अगर सिर्फ और सिर्फ वो जो इंक है वो सिर्फ सरफेस पर है तो हम उसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन, डी वाली टर्म, ठीक है। अगर यहाँ पर क्या होगा कि वो चॉक हमारी अंदर से भी ब्लू हो चुकी है तो हम उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब मतलब कि कंप्लीट तरीके से वो वापस सोख लिया गया है किसी भी चीज को। जब हम बोलते हैं ना कि एब्जॉर्ब कर लिया उसने, यानी कि वो क्या वहां पर कंप्लीट तरीके से सोख लिया है उसने। अगर हम एब्जॉर्प्शन का दूसरा एग्जांपल लें तो जस्ट लाइक स्पॉन्ज, हमारे सभी के घर में एक स्पॉन्ज होता है। आई थिंक आप सभी ने उसको किचन में देखा होगा। अगर आप स्पॉन्ज को क्या करते हैं, पानी में डिप कराते हैं तो स्पॉन्ज सिर्फ उसकी सरफेस पर नहीं होता, स्पॉन्ज में जो पानी होता है सिर्फ उसके सरफेस पर नहीं होता, उसमें क्या वो अंदर तक चला जाता है। और जैसे आप उसको निचोड़ते हो तो पानी उसमें से काफ़ी सारा निकलता है। तो फिर तब आप वहाँ कहेंगे कि यहाँ जो हुआ है वो एब्जॉर्प्शन हुआ है, मतलब वहाँ जो पानी है वो अंदर तक पहुँच चुका है। क्लियर है। लेकिन अगर मैं एब्जॉर्प्शन का एग्जाम्पल लूँ तो जस्ट लाइक आपने किसी बर्तन पर क्या किया है, पानी की एक ड्रॉप डाली है, किसी भी बर्तन पर, किसी भी यूटेंसिल पर आपने क्या किया है, वहाँ पर एक ड्रॉप डाली है पानी की। तो आप उसको चाहे 1 सेकेंड बाद ऑब्जर्व करो या फिर उसको ऑब्जर्व करो 1-2 घंटे बाद, तो आप देखोगे कि वो पानी की ड्रॉप अभी की वैसी है, वो सरफेस पर ही है, वो अंदर नहीं गई है। अगर वो सिर्फ सरफेस पर ही है तो हम उसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन।
कि मतलब वो अंदर एब्जॉर्ब नहीं हुई है। तो यहाँ पर शायद आपको कुछ टर्म क्लियर हुई होंगी। ये जो एब्जॉर्प्शन होता है ये क्या है, ये एक बल्क फिनोमिना है। कैसा है, बल्क फिनोमिना, बल्क फिनोमिना है। और जबकि जो एडजॉर्प्शन है वो क्या है, हमारे सरफेस फिनोमिना है। क्लियर, एक बार फिर से देख लेंगे। एब्जॉर्प्शन में हमने क्या एग्जांपल लिया था, एक स्पॉन्ज का एग्जांपल है। जब आप स्पॉन्ज को पानी में डिप कराते हो, पानी में डुबाते हो, तो पानी क्या होता है, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी ऊपरी लेयर पर तो नहीं रहता, वो इजीली अंदर तक चला जाता है। तो जैसे ही आप उसको बाहर निकालेंगे और निचोड़ेंगे तो उसमें से हमारा काफ़ी सारा पानी निकल जाता है। तो वो क्या है, वो जो पानी है उसमें स्पॉन्ज में अंदर तक पहुंच चुका है। अगर अंदर तक पहुंच गया है तो हम उसको बोलते हैं बल्क, यानी कि बल्क में जा चुका है, यानी अंदर तक जा चुका है। तो ये कैसा फिनोमिना हो जाता है, बल्क फिनोमिना। क्योंकि एब्जॉर्प्शन वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर रहता है, बाउंड्री पर रहता है, अपर लेयर पर रहता है, तो उसको हम बोलते हैं ये क्या है, एक सरफेस फिनोमिना है। तो हम इस सरफेस केमिस्ट्री में कौन से फिनोमिना को रीड करने जा रहे हैं, हम इस सरफेस केमिस्ट्री में हम सरफेस फिनोमिना को रीड करने जा रहे हैं। मतलब हम क्या पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में, दैट इज एब्जॉर्प्शन। आई थिंक कि क्लियर हो गया होगा कि ये दो टर्म है जो बी और डी से अलग हो रही है। एब्जॉर्प्शन भी समझ आ गई होगी और आपको इजीली समझ आ गई होगी एडजॉर्प्शन भी। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं जाल की बात करती हूँ तो अगर आप अंदर की स्टडी करते हो, इधर साइड की स्टडी करते हो, तो आप इसको बोलोगे कि हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, बल्क की स्टडी कर रहे हैं। बल्क मतलब एब्जॉर्प्शन। क्लियर, कि वहाँ पर कोई भी चीज़ आप डिप कराओ, कोई भी चीज़ में डिजॉल्व करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, अंदर की स्टडी कर रहे हो तो वो चीज़ कंप्लीटली डिजॉल्व हो चुकी होगी, कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो गई होगी, तो दैट इज एब्जॉर्प्शन। अगर आप यहाँ की स्टडी करते हो तो उसको बोलेंगे एडजॉर्प्शन, जो कि क्या है, हमारे बाउंड्री फिनोमिना है, अपर लेयर फिनोमिना है। आई थिंक अब आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेशन पे लिखी है इसकी एडजॉर्प्शन, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में हमें एडजॉर्प्शन को ही स्टडी करना है। तो हम देखते हैं कि एडजॉर्प्शन है क्या। एडजॉर्प्शन इज अ फिनोमेना ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड और अ सॉलिड। तो यहाँ पर हम क्या, फिनोमेना ऑफ अट्रैक्टिंग, यानी कि वहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं अट्रैक्ट किए जा रहे हैं इस बाउंड्री पर। कुछ तो है यहाँ पर ऐसा कि जो बाहर के जो मॉलिक्यूल्स है, किसके, लिक्विड के या सॉलिड के, उनको ये अट्रैक्ट करता है। तो इसको हम आगे रीड करने वाले हैं, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। तो यहाँ क्या होता है, अट्रैक्शन की रीड होता है हम बाउंड्री पर, और यह है रिटेनिंग, मतलब कि वहाँ पर मॉलिक्यूल आकर बैठ जाते हैं। तो ये फिनोमिना क्या है, ये है हमारा फिनोमिना, दैट इज एडजॉर्प्शन, द मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड और अ सॉलिड। तो यहाँ पर जो मेन है सरफेस, हम यहाँ सरफेस रीड कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है दैट इज सरफेस। अगर हम एब्जॉर्प्शन को रीड करते तो यहाँ पर जो वर्ड होता है वो क्या होता है, दैट इज बल्क। क्लियर, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एब्जॉर्ब सब्सटेंस, यानी कि जो यहाँ पर एब्जॉर्ब हो चुका है, अब उसकी बात हो रही है, वो चाहे कुछ भी है, लेकिन यहाँ जो सब्सटेंस एब्जॉर्ब हो चुका है, कहाँ, सरफेस पर, अंदर नहीं, सरफेस पर। सरफेस पर जो सब्सटेंस एब्जॉर्ब हो चुका है उसके लिए ऑन द सरफेस इज कॉल्ड एब्जॉर्बेट, is called absorbate, or and the substance on which it is absorbed is called absorbent। यहाँ पर आप दो वर्ड हैं जो जिससे आप इंट्रोड्यूस होंगे, दैट इज absorbate and absorbent। यहाँ क्या कहा गया है, the substance on which it is absorbed, यानी कि अगर मैं यही एग्जाम्पल की बात करती हूँ तो अभी क्या है, अभी कोई भी यहाँ पर कोई अट्रैक्शन क्रिएट नहीं हुआ है, ना ही कोई मॉलिक्यूल यहाँ पर अगर एब्जॉर्ब हुआ है। तो ये जो लेयर, जो भी मॉलिक्यूल यहाँ आ रहा है, ठीक है, अभी एब्जॉर्ब नहीं हुआ है लेकिन वो आ रहा है, क्या अट्रैक्शन क्रिएट हो रहा है, वो यहाँ पर मॉलिक्यूल आ रहा है। तो जो मॉलिक्यूल यहाँ आ रहा है उसके लिए ये जो लेयर होगी वो क्या कह रहे हैं, दैट इज एब्जॉर्बेंट, दैट इज एब्जॉर्बेंट। ठीक है, और जो मॉलिक्यूल यहाँ आकर सरफेस पर आकर क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसको क्या कहेंगे, उसको बोलेंगे एब्जॉर्बेट। क्लियर है, जो मॉलिक्यूल आ रहा है मतलब जो एब्जॉर्ब हो चुका है, वो जो लेयर होगी वो होगी एब्जॉर्बेट, और जिस पर वो एब्जॉर्ब हो रहा है, जिस लेयर पर वो एब्जॉर्ब हो रहा है उसको हम बोलेंगे एब्जॉर्बेंट। तो यहाँ पर दो टर्म है, एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट, दोनों को याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक का क्या करना है, एक का कॉन्सेप्ट माइंड में सेट कर लेना है। अगर एक याद रहेगा तो दूसरा उसका अपोजिट है, दैट इज एब्जॉर्बेट, जो आ रहा है।
या तो ये याद कर लीजिए या फिर एब्जॉर्बेंट जिस पर वो आ रहा है। क्लियर है? तो हम आगे की तरफ चलते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन। मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन आखिर हो क्या रहा है सरफेस पर, जहां ये अभी हमने डेफिनेशन में लिखा कि अट्रैक्शन क्रिएट होता है। तो आखिर हम ये पढ़ने वाले हैं कि उस सरफेस पर आखिर होता क्या है जिससे वहां पर अट्रैक्शन क्रिएट होता है। तो हम ये पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, यहां फिर से वही एक जार का एग्जांपल लेंगे और उसमें एक लिक्विड यहां पर फिल करवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक जार लिया है जिसमें क्या है, एक लिक्विड फिल हुआ है और हम सभी को ही पता है कि इसमें जो भी लिक्विड है, इंक है, पानी है या फिर ग्लूकोज है, जो भी आप यहाँ पर फिल करो, जो भी एग्जाम्पल है कंसीडर करो, उसमें आप देखेंगे कि यहाँ हर किसी के क्या होंगे, अपने अपने मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, जो कि मोशन में डेवलप हो रहे होंगे। लेकिन हम सभी को पता है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी तो यहाँ क्या होता है, इन सभी में एक बैलेंस्ड फोर्स वर्क कर रहा होता है। एक बैलेंस्ड फोर्स वर्क कर रहा होता है, जो कि ये आपस में क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाते हैं। जो भी बल्क में प्रेजेंट होंगे मॉलिक्यूल्स, उन पर क्या होता है, एक बैलेंस्ड फोर्स वर्क कर रहा होता है और वो क्या हो जाता है, आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ जो बाउंड्री पर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इनमें जो फोर्स वर्क कर रहा होता है, ये कैसे होता है, ये अनबैलेंस्ड फोर्स वहां पर क्रिएट होता है। अनबैलेंस क्योंकि ये क्या हो रहा है, आपस में कैंसिल आउट नहीं हो पा रहा, तो इन मॉलिक्यूल्स की टेंडेंसी हो जाती है कि यहाँ ये एक टेंशन क्रिएट कर लेते हैं, जस्ट उस टेंशन को क्या बोलते हैं, दैट इज सरफेस टेंशन। ड्यू टू दिस अनबैलेंस्ड फोर्स, क्योंकि यहाँ जो मॉलिक्यूल है उनका फोर्स बैलेंस ही नहीं है। अगर ये बैलेंस फोर्स नहीं है तो इस अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से एक बाउंड्री पर, एक सरफेस पर एक टेंशन क्रिएट हो जाती है। उस टेंशन को क्या बोलते हैं, दैट इज सरफेस टेंशन। ठीक है, जो कि बल्क में प्रेजेंट नहीं होगी, ये सिर्फ सरफेस पर प्रेजेंट होगी क्योंकि वहाँ अनबैलेंस्ड फोर्स प्रेजेंट है। तो इस टेंशन को ओवरकम करने के लिए, यहाँ इन मॉलिक्यूल की टेंडेंसी होती है कि वो और मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। ठीक है, इस सरफेस टेंशन को ओवरकम करने के लिए मॉलिक्यूल्स की कैसी टेंडेंसी हुई कि ये औरों को अपने पास अट्रैक्ट करें। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर अगर कोई अट्रैक्ट होगा, जो कि अभी हमने देखा अट्रैक्ट होगा, तो यही फिनोमिना क्या कहलाता है, हमारा एब्जॉर्प्शन। सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर ही अट्रैक्ट हो रहा है। तो यही है हमारा मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन। आई होप कि ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ये किस तरीके से वर्क करता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब हम आगे की तरफ देखते हैं कि कुछ थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज होती हैं, जस्ट लाइक फ्री एनर्जी दैट इज डेल जी, डेल एच यानी कि एंथैल्पी, या फिर बात करें एंट्रोपी, जो हमें ये बताता है कि वहाँ जो रिएक्शन हो रही है वो स्पॉन्टेनियस है भी या नहीं, मतलब कि वो जो रिएक्शन वहाँ हो रही है वो होनी भी चाहिए या नहीं भी होनी चाहिए। तो हम यहाँ देख लेते हैं एब्जॉर्प्शन की टर्म्स में कि ये जो आपका थर्मोडायनामिक क्वांटिटी है वो भी इसको फेवर करती है या नहीं। तो सबसे फर्स्ट हम बात कर लेते हैं एंथैल्पी, यानी कि डेल एच। ठीक है, यहां सबसे फर्स्ट बात करते हैं एंथैल्पी की, यानी कि डेल एच। तो होता क्या है एंथैल्पी में, किसी भी रिएक्शन के लिए हम सभी को पता है अगर वो एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक यानी कि अगर वो रिएक्शन होने में हीट रिलीज हो रही है तो वहां जो डेल एच की वैल्यू आएगी दैट इज नेगेटिव। और अगर वो एंडोथर्मिक है, तो वहां जो डेल एच की वैल्यू आने वाली है दैट इज पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ होता क्या है, जब इस सरफेस पर मॉलिक्यूल आकर अट्रैक्ट होते हैं तो हो क्या रहा है वहां पर कि वहां नए बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। वो डिपेंड करेगा कि वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है या वो बॉन्ड वीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे, वो हमारी अलग टर्म होती है। ठीक है, तो यहाँ हो
मतलब अपनी जो एनर्जी है, इन दोनों की जो टेंशन है या फिर इसकी एनर्जी बोलूं या फिर यहाँ जो सरफेस टेंशन है वो क्या ओवरकम हो रही है। अगर ओवरकम हो रही है तो वहां से जो एनर्जी है वो रिलीज होगी। इन मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है वो उस टाइम पर रिलीज होगी जब एब्जॉर्प्शन हो रहा होगा, क्योंकि वहां सरफेस टेंशन क्या हो रहा है, ओवरकम हो रही है। अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो हमारा जो रिएक्शन है वो फेवर किसको करता है, दैट इज एक्सोथर्मिक। तो वहां जो रिएक्शन हो रही होगी वो किस टाइप की हो रही है, एक्सोथर्मिक टाइप की, और वहां जो डेल एच हो जाएगा वो क्या होगा, हमारा नेगेटिव। अगर एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो उसके लिए डेल एच की वैल्यू कैसी होती है, दैट इज नेगेटिव। ये हम देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं आगे, दैट इज एंट्रोपी। और हम लास्ट क्लास में काफी अच्छे से पढ़ के आए हैं इस टर्म को, एंट्रोपी, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल एस से। वी कैन चेंज दैट इज कैपिटल एस। और एंट्रोपी होती क्या है, एंट्रोपी क्या है, हमारी रैंडमनेस। एंट्रोपी क्या होती है, रैंडमनेस। तो ठीक है, हम यहाँ देख लेते हैं एंट्रोपी कैसे वर्क करती है। हम सभी को पता है जो चीज जितनी ज्यादा रैंडम होती है, जितनी ज्यादा मतलब मैं अगर स्लैंग लैंग्वेज में बोलूँ तो जस्ट लाइक एंट्रोपी क्या है, किसी भी चीज का मतलब जो चीज जो नेचर है हमारी को क्या करते हैं, किसी भी चीज को बिगाड़ने का काम ज्यादा करती है। ठीक है, जस्ट लाइक कि आपने झाड़ू लगाकर कहीं पर रखी है और बहुत तेजी से हवा चलेगी, तो वो जो आपने इकट्ठा किया हुआ है पूरा, जो भी पत्ते वगैरह इकट्ठे किए हैं, तो वो हवा क्या करेगी, फैला कर चली जाएगी। कभी आपने देखा है कि पत्ते फैले हुए हैं और हवा आई तो इकट्ठा करके चली गई, नहीं। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ रैंडमनेस है। तो जहाँ रैंडमनेस होती है वहाँ पर जो एंट्रोपी होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो हम कह सकते हैं जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, जो रैंडम रिएक्शन होती है, उनके लिए क्या होता है, हमारी हमेशा जो एंट्रोपी है वो पॉजिटिव होती है। तो अगर मैं सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात करती हूँ, सॉलिड, लिक्विड और गैस की, सॉलिड की, लिक्विड की और गैस की, तो यहाँ पर जो एंट्रोपी का ऑर्डर होगा किस तरीके से होगा, हम सभी को पता है। जो सॉलिड और लिक्विड और गैस में जो मॉलिक्यूल होते हैं वो सबसे ज्यादा फ्री किसमें होते हैं, गैस में, और सबसे ज्यादा जो कॉम्पैक्ट होते हैं मॉलिक्यूल्स वो होते हैं सॉलिड में। तो अभी हमने देखा रैंडमनेस, यानी किसी भी चीज का बिखराव हमारा क्या होता है, हमारा दैट इज एंट्रोपी। तो ऑब्वियसली बात है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडमली इधर से उधर मूव करते हैं, तो इनकी एंट्रोपी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, देन लिक्विड और देन सॉलिड। तो आई होप ये आपको, ये हमने 11th में देख चुके थे, तो आई होप ये बहुत आसानी से क्लियर हो गया होगा कि ये ऑर्डर एंट्रोपी के बेस पर हम कैसे लगाते हैं। हम बात कर रहे थे एब्जॉर्प्शन में, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर सरफेस टेंशन क्रिएट है। मॉलिक्यूल क्या है, ऊपर जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो ऐसे रैंडम इधर से उधर भाग रहे हैं। तो अभी जब वो गैस के फॉर्म में है तो ऑब्वियसली बात है कि उनकी जो एंट्रोपी है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर वो एब्जॉर्ब होने लगे, जैसे ही एब्जॉर्प्शन फिनोमेना क्रिएट होने लगा, तो ये जो रैंडम मूविंग पार्टिकल्स थे अब वो क्या होने लगे हैं, वो यहाँ पर फिक्स होने लगे हैं। अगर वो फिक्स होने लगे हैं तो वो क्या एक तरीके से अपनी पोजीशन, जो रैंडम पोजीशन थी वो फिक्स करने लगे हैं। अगर वो फिक्स करने लगे हैं तो वो क्लोजली पैक्ड होने लगे, मतलब इसके कंपैरिजन में अगर वो रैंडम मूव कर रहे थे तो अब क्या हो रहे हैं, वो क्लोजली पैक हो रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में तो एंट्रोपी क्या है, वो कमी होगी, यानी कि पॉजिटिव तो फेवर नहीं करेगी, एंट्रोपी कैसे होगी, नेगेटिव, क्योंकि पहले वो रैंडम मूव कर रहे थे और अब वो पैक होते जा रहे हैं, क्लोजली पैक होते जा रहे हैं। और हमें पता है क्लोजली पैक्ड सॉलिड की प्रॉपर्टी है। अगर सॉलिड की प्रॉपर्टी है तो एंट्रोपी क्या है, गैस के कंपैरिजन में कम है। तो यहाँ जो एब्जॉर्प्शन का फिनोमेना है तो एंट्रोपी को फेवर करता है, दैट इज नेगेटिव। और ये छोटी छोटी टर्म्स हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव में आसानी से पूछी जा सकती है कि एब्जॉर्प्शन में डेल एच यानी कि एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, नेगेटिव, एंट्रोपी पॉजिटिव होती है, नेगेटिव। अब हम बात कर लेते हैं फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी दैट इज डेल जी। और हम सभी को पता है एक फॉर्मूला जो कि हम लास्ट क्लास में देखकर आए हैं, डेल जी इक्वल टू डेल एच नेगेटिव डेल टी एस। ठीक है, और हम ये भी पता है हमें किसी भी चीज के स्पॉन्टेनियस होने के लिए जो डेल जी की वैल्यू है वो कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्या हमारी ये वैल्यू नेगेटिव आ भी रही है या नहीं। तो डेल एच क्या है हमारी, अभी हमने देखा डेट इज नेगेटिव, और यहाँ पर डेल एक्स क्या है, नेगेटिव। तो यहाँ पर हमारी जो टर्म है, यहाँ पर डेल जी नेगेटिव होने के लिए हमारी जो टर्म है वो किस पे डिपेंडेंट है, डायरेक्टली वो डेल एच पे डिपेंडेंट है। अगर हमारी ये जो डेल एच की वैल्यू है
वो ज़्यादा हो जाएगी डेल टी एस से, डेल टी एस से, तो हमारा जो डेल जी है वो नेगेटिव में ही बना रहेगा। अगर वो नेगेटिव में बना रहेगा तो हमारी जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस बनी रहेगी। तो हमारा यहाँ पर जो डेल जी नेगेटिव होने के चांसेस हैं, जब एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है, जब एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होगा तो यहाँ जो डेल एच है वो नेगेटिव यानी कि बहुत ज़्यादा वाली एनर्जी निकलेगी, बहुत ज़्यादा वाली एनर्जी निकलेगी। तो बिल्कुल एट दैट टाइम व्हेन द एब्जॉर्प्शन अकर डेल एच इज नेगेटिव, मैं हाईली नेगेटिव। लेकिन जब क्या होता है धीरे धीरे एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो चुका है, कुछ टाइम के बाद जाकर ये क्या होती है, और जो ये वैल्यू है डेल एच की नेगेटिव तो है, लेकिन अब क्या करते हैं बहुत कम कम एनर्जी वहाँ से रिलीज होने लगती है। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ जो डेल एच की वैल्यू है वो क्या हो जाती है हमारी कम हो जाती है, वो एंडोथर्मिक को फेवर करने लगती है। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट लेयर है जो बन चुकी है वहाँ उसने क्या एनर्जी निकाल दी, लेकिन अब तो दोबारा लेयर बनेगी या थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम लेयर बनेगी, यहाँ तो सरफेस टेंशन वहाँ तक नहीं पॉसिबल है ना। तो इसीलिए ही जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है वो धीरे धीरे टाइम के बाद एंडोथर्मिक को फेवर करने लगती है। अगर वो एंडोथर्मिक को फेवर करेगी तो ऑब्वियसली बात है जो डेल एच है वो पॉजिटिव की तरफ जाने लगेगा। तो हमारा एक ऐसा टाइम आता है, एक ऐसा टाइम आता है कि जो डेल एच है, जो डेल एच है उसकी वैल्यू इक्वल हो जाती है किसके, टी डेल एस। इसकी वैल्यू हमारी इक्वल किसके हो जाएगी, टी डेल एस के। और यही जब हमारा डेल एच टी डेल एस के इक्वल हो जाता है तब हमारी जो डेल जी की वैल्यू है वो क्या आ जाती है, जीरो। फॉर्मूले में आप रखेंगे इक्वल हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगी, दैट इज डेल जी जीरो। और यही हमारा जब डेल जी जीरो हो जाती है ये सिचुएशन होती है हमारी इक्विलिब्रियम की। तो हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पर फ्री एनर्जी का चेंज कितना होता है, दैट इज जीरो। क्लियर है? तो यहाँ पर हम इक्विलिब्रियम लिख सकते हैं। ये भी आपको याद करने वाली टर्म है डेल जी इक्विलिब्रियम पर, दैट इज जीरो। तो यहाँ पर आज हमारा लेक्चर ओवर होता है, मतलब आपको शायद अच्छे से समझ आ गया हो कि एब्जॉर्प्शन क्या है। आई होप कि जो हमारी स्टार्टिंग है सर्फेस केमिस्ट्री की वो काफ़ी अच्छी रही होगी। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।